नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज हम उपस्थित हैं एक बार फिर से आपके समक्ष 30 कदम 2.0 सीरीज को लेकर के, जिसमें आज हम इतिहास विषय के एक नए टॉपिक पर उन 30 क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे जो मुगल काल से संबंधित है। हमने लास्ट टाइम भी मुगल से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करी थी, जिसमें हम शुरुआती समय यानी कि बाबर और हुमायूं से रिलेटेड 30 क्वेश्चन देखे थे। और आज के सब्जेक्ट और आज के टॉपिक में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हुमायूं से आगे और अकबर, क्योंकि अकबर एक अपने आप में बड़ा टॉपिक है, उससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो एक पूरा का पूरा टॉपिक जो है आपको अकबर से रिलेटेड मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इस कक्षा को शुरू करते हैं और आज के पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा लेंदी लग रहा है और फिर आगे देखते हैं इसके आंसर पर। पढ़िएगा ध्यान से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अकबर्स राजपूत पॉलिसी। अकबर की राजपूत नीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर चर्चा करें। अकबर्स ऑब्जेक्टिव वाज ओनली टू मेक द राजपूत्स political allies. He had no policy of giving them places in the higher administration of the empire. अकबर का उद्देश्य, अब यहां पर कथनों पर विचार करना है, इसमें पूछा नहीं है कि क्या सही है गलत है। आगे देखते हैं कि स्टेटमेंट हिसाब से क्या बन रहा है। अकबर का उद्देश्य राजपूतों को केवल राजनीतिक सहयोगी बनाना था। उन्हें साम्राज्य के उच्च प्रशासन में स्थान देने की उनकी कोई नीति नहीं थी। दूसरा, अकबर नॉट ओनली गेव दिस सूबेदारी टू मान सिंह और अंबर बट ऑल्सो इंक्लूडेड हिम अमंग द ग्रेटेस्ट मनसबदार पावर ऑफ द एम्पायर। आमेर के मान सिंह को अकबर ने न केवल सूबेदारी दी बल्कि साम्राज्य की सबसे बड़ी मनसबदारी शक्तियों को में भी शामिल किया। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अकबर का जो सबसे बड़ा मनसबदार था वो मान सिंह ही था। ठीक है, दक्कन नेक्स्ट है। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव वाज द one of the objectives of the Rajput policy was also to use the military strength of the Rajputs to increase influence over the Deccan and South India. राजपूत नीति का एक उद्देश्य दक्षिण भारत में दक्कन पर प्रभाव बढ़ाने हेतु राजपूतों की सैन्य शक्ति का प्रयोग करना भी था। अकबर जानता था कि भारत को राजपूतों के दम के बिना जीता नहीं जा सकता और ना ही इस पूरे जगह पर उसको राज करने को मिलेगा अगर उस देश के सबसे शक्तिशाली कौम उसके साथ नहीं है, यानी कि राजपूत। तो इसीलिए अकबर ने उनको अपने मित्रवत व्यवहार में रखा और उन्हीं के दम पर उसने साउथ में भी, नॉर्थ में भी और नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में भी कब्जा करने की कोशिश करी थी। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। और यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है कि अकबर की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी कि वो राजपूतों को उच्च पद दे, तो ऐसी तो हमारे यहाँ पर दिखती है। अपने आप ही आमेर के राजा भगवान दास और ये सारे लोगों को उसने अलग अलग पदों पे बैठाया था। तो स्टेटमेंट यहाँ पर केवल 2 और 3 सही होना चाहिए, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर आ जाएगा बी, 2 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? अकबर द्वारा स्थापित मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में विचार करें। इसमें जात और सवार दोनों रैंक अनिवार्य रूप से प्रत्येक मनसबदार के लिए समान होते थे। यह प्रणाली मूलतः घुड़सवारी कर के आधार पर विकसित की गई थी, जो तुर्क मंगोल पद्धति पर आधारित थी। तीसरा, डाहविंसती नीति मनसबदारों के वास्तविक घोड़े और सैनिकों की जांच करने हेतु विकसित की गई थी। अब जो पहला स्टेटमेंट है कि इसमें जात और सवाब दोनों रैंक अनिवार्य रूप से प्रत्येक मनसबदार के लिए समान होते थे, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मनसबदारों के जात और सवार पद अलग अलग हो सकते थे। और वैसे भी क्या कर रहे हैं कि प्रत्येक मनसबदार के समान होंगे तो सारे के सारे क्या होंगे, एक हो जाएंगे। अब अकबर ने अपनी मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत इसलिए करी थी कि वो अपने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कर्मचारी सभी को वो एक नीति में ला सके, यानी कि मनसबदार में। तो उसने सबसे छोटे अधिकारी को भी और सबसे बड़े अधिकारी को भी क्या करा, मनसबदार के पद पर बिठाया।
ठीक। और इसको सिग्निफाई करने के लिए कि अलग अलग उनकी सैलरी और वेतन भर डिसाइड करने के लिए, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप मान सिंह को ले लीजिए, ठीक। उसे दिया गया 10,000 बटे 5,000 का मनसब, ये इस प्रकार से होता था। और अकबर के समय पर 10,000 का मनसबदार सबसे बड़ा मनसबदार होता था। तो अब ये 10,000 क्या कह रहा है, उसकी सैलरी के बारे में बता रहा है, और 5,000 जो नीचे का है ये बता रहा है उसके कैवलरी यानी कि घुड़सवारी सेना के बारे में। तो घुड़सवारों के बारे में बता रहा है कि नहीं। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा, यह प्रणाली मूलतः घुड़सवारी कर के आधार पर विकसित की गई थी। दिस सिस्टम वाज बेसिकली डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ हॉर्स टैक्स which was inspired by the तुर्क मंगोल मेथड। तो यह घुड़सवारी से रिलेटेड तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, इसके टैक्स रिलेटेड, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं है। और तीसरा है, दाह विंसती नीति के तहत मनसबदारों के वास्तविक घोड़े और सैनिकों की जांच करने हेतु विकसित की गई थी। द पॉलिसी ऑफ दाह विंसती वाज डेवलप्ड टू इंस्पेक्टेड द एक्चुअल हॉर्सेस एंड सोल्जर्स ऑन द मनसबदार्स। तो यहाँ पर एक नियम शुरुआत किया था अकबर ने, जिसको बोलते थे दाह विंसती, ठीक है। ये मनसबदारों को एक्चुअल में जांचने के लिए कि वो उनके पास जो घोड़े हैं वो वही घोड़े हैं जो दिए गए हैं, या जितने घोड़े उनको दिए गए हैं उतने हैं कि नहीं, ये जांचने के लिए ही इस सिस्टम को लाया गया था। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो केवल 3 यहां पर करेक्ट है, और हमारे पास अवेलेबल है ए ऑप्शन में, तो केवल 3। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर आप ले लीजिएगा केवल 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, अकबर की धार्मिक नीतियों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी। क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट है, सुलह ए कुल का विचार अब्दुल फजल के शिक्षा से एक सिद्धांत के रूप में उभरता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सुलह ए कुल यूनिवर्सल पीस इमर्ज एज अ प्रिंसिपल ऑफ अबुल फजल्स टीचिंग्स। दूसरा, अकबर के मजहबी नीति का उद्देश्य सभी धार्मिक समुदायों को समान कानून देना था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मजहबी पॉलिसी वाज टू गिव द सेम लॉज टू द ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज। और तीसरा, अकबर द्वारा जारी धार्मिक निर्बंध में हिंदुओं पर जजिया समाप्त कर दिया गया था। इन द रिलीजियस रेगुलेशन जिरहम इशूड बाय अकबर जरीमा issued by अकबर जजिया ऑन हिंदूज वॉज एबोलिश्ड। अब देखिए, सुलह एक कुल का जो विचार जो ये दिया गया है अबुल फजल, तो स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वो अब्दुल लतीफ था। अब्दुल लतीफ जो कि अकबर का गुरु था, और इसी से उसने यूनिवर्सल ब्रदरहुड यानी कि विश्व या वैश्विक भाईचारे के संबंध में शिक्षा ली थी। तो पहला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा, अकबर के मजहबी नीति का उद्देश्य सभी धार्मिक समुदायों को समान कानून देना था। तो उसका उद्देश्य सभी को समान कानून देना नहीं था, बल्कि समाज में समरसता का स्थापना करना था। समरसता, भाईचारे की स्थापना से था, भाईचारा, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। और तीसरा, अकबर द्वारा जारी धार्मिक निर्बंध जरिमा में हिंदुओं पर जजिया समाप्त कर दिया गया था। तो अकबर ने भारत में जजिया कर को समाप्त किया था लगभग 1564 के आसपास। तो यहां पर स्टेटमेंट केवल 3 सही है, और हमारे पास अवेलेबल है डी में ओनली 3, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ओनली जो है डी इज करेक्ट, ओनली 3 इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अकबर के शासन काल में निम्नलिखित घटनाओं को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित करें। जजिया की समाप्ति, मजहर पर हस्ताक्षर, सिग्नेचर ऑन द मजहर, कंस्ट्रक्शन ऑफ इबादत खाना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इलाही कैलेंडर। अब यहां पर
अगर ऐसे स्टेटमेंट आपको डेट के साथ अगर याद है, समय के साथ, तो फिर आप बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। अदरवाइज इसको समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, इसलिए चुपचाप इस प्रकार की चीजों को डेट से याद रखेंगे तो ज्यादा बेहतर हो सकता है। जजिया की समाप्ति 1564, मजहर की घोषणा 1579, इबादत खाने का निर्माण 1575, 1575, और इलाही संवत की स्थापना ये है 1583। अब यहां पर जोड़ लीजिए, 64 वाला पहले आ जाएगा, ठीक है, एक में है। उसके बाद 75 3, ये 2, फिर 79 2, सॉरी ये 3 में है और ये 2 में, और उसके बाद फिर इलाही संवत की स्थापना 83 यानी कि 4। तो 1 3 2 4। अब यहां पर 1 3 2 4 हमारे पास सी ऑप्शन में अवेलेबल है, 1 3 2 4। तो सिंपल क्वेश्चन था ऐसे, तो आप आराम से बना सकते हैं अगर आपको डेट याद है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5। अकबर के राजस्व प्रशासन के निम्न कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अकबर्स रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। पहला, टोडरमल द्वारा विकसित दहशाला प्रणाली भूमि की औसत उपज को 10 वर्ष की सूचकांक पर निर्धारित करती थी। The Dahsala system developed by Todermal based on the average produce of land on an index of 10 years. दहसाला का मतलब ही क्या है यहाँ पर कि 10 साल के औसत उपज को लेकर के टैक्स का निर्धारण करना। और ये अकबर के सबसे विश्वास पात्र जो उसके रेवेन्यू ऑफिसर थे टोडरमल, उसके बारे में आपको पता ही होगा। ठीक है, तो उसने जो है ये किया था। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट सही है। टोडरमल जो है वो शेरशाह सूरी के समय पे भी था, तो याद रखिएगा आप उसको, है ना। नेक्स्ट, भूमि को 4 भागों पोली, चाचक, बोदल और बंजर में विभाजित किया गया था। अब यहाँ पर भूमि 4 भाग में विभाजित तो थी, लेकिन यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है वो बहुत मिसमैच है या इनकरेक्ट है, तो आप उसको सुधार लेंगे। क्या है? पूजल, परती, चाचर और बंजर। पूजल सबसे उपजाऊ, परती 2 साल में एक बार फसल, चाचर 4 साल में एक बार फसल, और बंजर 5 से 10 साल में इस पर फसल एक बार हो सकती थी। तो सबसे फर्टाइल था पूजल, परती, चाचर, बंजर, तो है तो ये 4, लेकिन यहां पर सही से लिखा नहीं है, तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट ले लीजिए आप। और तीसरा, बंजर भूमि पर टैक्स दर खेती पोजल भूमि की तुलना में अधिक रखी जाती थी। ये टैक्स दर होना चाहिए, ठीक। तो बंजर भूमि पर टैक्स की दर जो है पोजल भूमि की तुलना में अधिक रखी जाती थी। तो यहां पर तो उल्टा हो गया, पोजल भूमि पर जो टैक्स लगेगा वो बंजर से ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि बंजर कम उपजाऊ है, पोजल ज्यादा उपजाऊ है। तो जहां पर उपजाऊपन ज्यादा होगा वहां पर टैक्स ज्यादा लिया जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये तीसरा भी गलत है, पहला ओनली 1, तो बी स्टेटमेंट में है ओनली 1 इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है? इतिहासकारों के अनुसार अकबर का साम्राज्य विस्तार रणनीति किन कारणों पर आधारित थी? अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन, on which reason was Akbar's imperial expansion strategy based? पहला, अब यहां पर अकबर के क्षेत्र विस्तार के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, पहला, क्षेत्रीय वंशों को सैन्य पराजय के बाद भी प्रशासन में शामिल करना। तो क्या अकबर ने सारे उन राजाओं को अपने राज्य में शामिल किया जो हार चुके थे, उनको मनसबदार बनाया? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, धार्मिक सहिष्णुता के आधार पर विविध समाज को एकजुट करना, यूनाइटिंग अ डाइवर्स सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है।
और तीसरा, ब्रेकिंग द पावर ऑफ अफगान चीफ ट्रेन्स बाय यूजिंग द राजपूत अलाइज, राजपूत गठबंधन का प्रयोग करते हुए अफगान सरदारों के अलाइज को ध्वस्त करना। तो क्या भी ये स्टेटमेंट सही है? तो ये भी स्टेटमेंट आप सही ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का तीनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। ठीक, तो सी ऑप्शन ले लीजिए सही, 1 2 3 तीनों ही करेक्ट है ना। चलिए, अब मैंने आपको बताया था भी धार्मिक सहिष्णुता नीति अकबर की कौन सी थी। आप अगर याद नहीं है तो कमेंट करके प्रीवियस में जाके देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन में, और उसे कमेंट करिए। चलिए आगे लिखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अकबर के द्वारा स्थापित इज्म ए अकबरी के बारे में कथन, स्टेटमेंट अबाउट इल्म, सॉरी इल्म है वो, इल्म ए अकबरी स्टेटमेंट बाय। अब ये इल्म ए अकबरी क्या है? पहला, यह राजस्व, सैन्य, प्रशासनिक और सामाजिक सूचनाओं का विस्तृत संकलन है। It is an extensive compilation of revenue, military, administrative and social information। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, इल्म का बेसिकली मतलब होता है जानकारी, है ना। इल्म, तो आपने सुना होगा ना कि आपको इस बात की इल्म है या आपको इस बात की जानकारी है क्या। तो अकबर इससे प्रशासन में नियंत्रण रखता था। इसके लेखक अबुल फजल थे। ये तो एक मैनुअल था, इसके कोई लेखक नहीं थे। और इसमें अकबर की आत्मकथा शामिल है, तो इसमें आत्मकथा शामिल है। ठीक है, तो केवल इसमें 1 और 2 स्टेटमेंट करेक्ट लिया जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप दूसरा छोड़ करके 1 और 3 सही ले सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, फतेहपुर सीकरी की स्थापत्य शैली के बारे में यहां पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन। आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाजा अकबर की गुजरात विजय की स्मृति में निर्मित किया गया था। अब बुलंद दरवाजा अकबर की गुजरात विजय की याद में बनाया गया था, लगभग 1572 के आसपास की बात है। और ये बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा कहा जाता है। और ये अकबर ने गुजरात विजय की याद में ही फतेहपुर सीकरी का गेट बनवाया था। नेक्स्ट, दीवाने खास की केंद्रीय स्तंभ योजना भारतीय मंडप शैली से प्रभावित है। स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि उसके जो केंद्रीय स्तंभ योजना है, यानी कि उस पिलर को बनाने की जो योजना है वो भारतीय पिलर योजना से मिलती जुलती है। और फतेहपुर सीकरी में प्रयुक्त लाल बलुआ पत्थर राजपूत स्थापत्य का प्रभाव दर्शाता है। द रेड सैंडस्टोन यूज्ड इन फतेहपुर सीकरी रिफ्लेक्ट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ राजपूत आर्किटेक्ट। तो अब राजपूत आर्किटेक्ट जब पढ़ोगे तो वहां पर आपको सारे उस साइट पे जो पत्थर है वो लाल बलुआ पत्थर अधिकतर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप डी ले सकते हैं, 1 2 3 तीनों, है ना, ऑल इज करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है यहाँ पर? अकबर की धार्मिक चर्चाओं यानी कि इबादत खाने के संदर्भ में है। ठीक, रिलीजियस डिस्कशन, उसकी जो धार्मिक पॉलिसी थी, धार्मिक इबादत खाने, उसके रिलेटेड। पहला, प्रारंभिक दौर में केवल मुस्लिम विद्वान ही बुलाए जाते थे। इन द इनिशियल फेज ओनली मुस्लिम स्कॉलर्स वर इनवाइटेड इन इबादत खाना। तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि ये शुरुआत में मुस्लिम धर्म को जानने के लिए उसने इबादत खाना जो है एस्टैब्लिश कराया था। दूसरा, बाद में हिंदू, जैन, पारसी और ईसाई विद्वानों को भी सम्मिलित किया गया था, है ना। जैसे आप देखोगे देवी और पुरुषोत्तम, देवी और पुरुषोत्तम ये आपके हिंदू धर्म से आए थे। अकाबीबा, अकाबीबा और मोन्सेराट, ठीक, ये पुर्तगाली थे जो कि ईसाई धर्म से आए थे। इसके अलावा हरि विजय सूरी, जिनचंद्र सूरी और शांति चंद्र सूरी, शांति चंद्र सूरी, ये सब है ना, ये जैनिज्म की तरफ से आए थे। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग विद्वान आए थे, है ना। तो यहां पर दूसरा स्टेटमेंट भी, पहला तो सही है, दूसरा भी सही है।
तीसरा, इबादत खाना चर्चाओं में झरोखा दर्शन की प्रेरणा मिलती है। अभी जो इबादत खाना है और झरोखा दर्शन, ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। झरोखा दर्शन बेसिकली, झरोखा यानी कि बालकनी से आप समझ लीजिए कि राजा यहाँ बालकनी में है, नीचे प्रजा है, उससे बात करने का तरीका था। लेकिन इबादत खाना जो है प्रॉपर एक सिटिंग प्लेस होता था जहां पर वो बैठ करके आराम से चर्चा करते थे। तो ये तीसरा स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे 1 और 2 ही करेक्ट है और ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमारे पास 1 और 2 अवेलेबल है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ए ऑप्शन ले लीजिएगा, 1 और 2 करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ठीक, पहला, आईने अकबरी अबुल फजल की कृति है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो अकबरनामा के तीसरे खंड को आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। दी थर्ड वॉल्यूम ऑफ अकबरनामा इज नोन एज आईने अकबरी। अभी जो अकबरनामा है, अबुल फजल ने इसको लिखा है, ये 3 पार्ट में है। अबुल फजल की जो रचना है ये 3 पार्ट में है। पहला पार्ट तैमूर से लेकर के बाबर, हुमायूं तक के आपके स्टेटमेंट और सारी चीजें मिलेगी। दूसरा स्टेटमेंट जो है इसका अकबर के प्रशासन, अकबर के कार्यकाल से रिलेटेड है। और तीसरा जो है आईने अकबरी, ये उसकी प्रशासन के बारे में है कि नहीं? ठीक, तो यहां पर तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और तीसरा, अबुल फजल और फैजी दोनों भाई थे, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों भाई थे। और फैजी मुगल काल के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। तो फैजी जो है वो हिस्टोरियन नहीं थे, वो एक राज कवि थे, अकबर के राज कवि। ठीक है, तो एक कवि थे। तो यहां पर चौथा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और इनकरेक्ट ही पूछा है, तो हमारे लिए डी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, द। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अकबर के समय सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों के बारे में पूछा है क्वेश्चन। अबाउट सोशियो कल्चरल चेंज ड्यूरिंग अकबर्स टाइम। अब वहां पे अकबर के समय पे जो सोशियो कल्चर हुआ था, ये सोशियो कल्चर क्या बोलना चाहिए, चेंज हुआ था, उसके बारे में बात कर रहा है। पहला, सती प्रथा पर आंशिक प्रतिबंध लगाया गया था। पार्शियल restrictions were imposed on the practice of सती। अब यहां पर सती के बारे में आपको याद रखना है, 1582 के आसपास अशोक ने जबरदस्ती फोर्सफुली है ना, जिस महिला के साथ सती का व्यवहार किया जाना है फोर्सफुली, उस पर ही उसने रोक लगाया था। तो आंशिक प्रतिबंध था ये, तो स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, अ कंप्लीट बैन वॉज इम्पोज्ड इन ऑन चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। और तीसरा, महिलाओं बाल विवाह पर ऐसा उसने सर्कुलर जारी किया था कि महिलाओं की शादी होना समय पे चाहिए, लेकिन ऐसा बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया था उसने, ऐसा बिल्कुल नहीं था। और तीसरा, महिलाओं की संपत्ति के अधिकार में आंशिक सुधार भी किए गए, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब महिलाओं के लिए उसने क्या सुधार किए थे, देखिए, अगर विधवा महिला है तो उसको उसकी संपत्ति पर अधिकार होगा और उसे उसकी संपत्ति से कोई छीन मतलब हटा नहीं सकता। ठीक है, ये कोई स्टेटमेंट था। दूसरा, स्त्री धन पर केवल उसी स्त्री का अधिकार होगा। स्त्री धन का मतलब उसके गहने, जेवर, उसका दहेज और उसे जो गिफ्ट में मिला होगा वो सारी चीजें, तो ये होता है स्त्री धन, है ना। तो ये इस प्रकार से चीजें उसने करी थी। तो तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो दूसरा गलत है, पहला और तीसरा सही है। तो यहां पर 1 और 3 विकल्प सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। व्हाट वाज महल तमानी इन अकबर्स टाइम। अकबर के समय महल ए तमनी क्या था? यह महिलाओं के लिए अलग न्यायालय था
इट वॉज अ सेपरेट कोर्ट ऑफ जस्टिस फॉर अ वुमन। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, ये कोई कोर्ट वोट तो था नहीं। दूसरा, यह शाही हरम का आर्थिक प्रबंधन विभाग था। ये स्टेटमेंट सही है, याद रख सकते हो आप। इसका प्रशासन पूर्णतः महिलाएं करती थी। इट वॉज एडमिनिस्ट्रेटेड एंटायर बाय वुमेन। तो इसमें महिलाएं के अलावा पुरुषें भी होती थी, पुरुष भी होते थे और वो इसके आर्थिक प्रबंधन का काम करते थे। तो यहाँ पर केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं और हमारे पास अवेलेबल है बी ऑप्शन में केवल 2, बाकी 1 और 3 गलत है। ठीक है, चलिए 12 के बाद आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, अकबर कालीन प्रसिद्ध व्यक्तित्व बैजू बावरा संबंधित है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशन डिड बैजू बावरा अ फेमस पर्सनालिटी फ्रॉम द टाइम ऑफ अकबर बिलोंग। अब बैजू बावरा का आपने नाम सुना होगा और ये अकबर के समय के थे, अकबर के दरबारी थे। अकबर के दरबार में 2 बहुत फेमस संगीतकार हुआ करते थे, एक रामतनु पांडे, रामतनु पांडे उर्फ तानसेन, और दूसरा बैजू बावरा, बैजू बावरा। ठीक है, तो बैजू बावरा कौन थे? एक संगीतकार, म्यूजिशियन थे। ठीक है, अब आप कमेंट में बताइए, 2-3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं। बैजू बावरा कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? दूसरा क्वेश्चन, बैजू बावरा के नाम से एक फिल्म आई थी, फिल्म बैजू बावरा। इस फिल्म को कब लॉन्च किया गया था, डेट? ठीक है, और तीसरा रामतनु पांडे यानी कि तानसेन की उपाधि। ये सारे आंसर आपको बताने हैं, है ना। तो वाद्य यंत्र कौन सा था, फिल्म और उपाधि, ये 3 क्वेश्चन है। उपाधि किसकी बतानी है? रामतनु पांडे की। फिल्म बैजू बावरा कब आई थी और वाद्य यंत्र बैजू बावरा कौन से बजाते थे, किसमें सबसे माहिर थे। तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट में आप उसको बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। Akbar's concept of सुलह-कुल, यूनिवर्सल पीस एंड ब्रदरहुड was based on which of the following? अकबर द्वारा अपनाई गई जो नीति थी सुलह-कुल, वो किससे संबंधित थी? पहला, राजनीतिक उदारता, पॉलिटिकल लिबरलिज्म। दूसरा, धार्मिक सहनशीलता, रिलीजियस टॉलरेंस। तीसरा, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, लिबरल कल्चरल आउटलुक। उपरोक्त सभी। तो यहां पर आप देखेंगे कि उसकी जो सुलह कुल की थी नीति, वो सारे जगह पर फैलाई थी उसने, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो समाज हो, चाहे अपने प्रशासन हो, सब में। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आंसर आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये कोई छोटी मोटी पॉलिसी नहीं थी, वो पूरे राज्य के लिए एकमात्र ऐसी पॉलिसी थी जो पूरे राज्य के हर एक व्यक्ति को एक दूसरे से भाईचारों के संबंध के साथ जोड़ने का प्रयास करती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है? अकबर के दरबारी विद्वानों के बारे में क्वेश्चन है, अबाउट अकबर्स कोर्ट स्कॉलर्स। पहला, तानसेन पहले ग्वालियर नरेश के दरबारी थे, बाद में अकबर ने उन्हें दरबार में आमंत्रित किया। तानसेन वॉज इनिशियली अ सिंगर in the court of the king of ग्वालियर and later अकबर invited him to his court। क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल। तो अकबर जो है उसने तानसेन को कहां से उठाया था? ग्वालियर घराने से उठाया था, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, अबुल फजल एंड फैजी बोथ ब्रदर्स वर की फिगर हु इन्फ्लुएंस्ड अकबर्स आइडिया ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। अबुल फजल और फैजी दोनों भाई अकबर के धार्मिक सहिष्णुता विचारों पर प्रभाव डालने वाले प्रमुख व्यक्तित्व थे। बिल्कुल सही। बाद में आप देखोगे कि अबुल फजल ही जो था उसके सुलह-ए-कुल नीति के तहत, सुलह-ए-कुल नीति के तहत जो नया धर्म बनाया गया था, दीन-ए इलाही, दीन-ए इलाही, हालांकि इसको धर्म नहीं कहा जाता ऑफिशियली, तो दीन-ए इलाही का ये क्या था? हेड था, चीफ था। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों ये इंपॉर्टेंट करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा, बिरबल को महेश दास के नाम से भी जाना जाता था, बिरबल ऑल्सो नोन बाय दी नेम महेश दास, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है और डी हमारे पास ऑप्शन है
1 2 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, अकबर के सेना संगठन के संदर्भ में विचार करें। मुगलों में चेहर ए तमगा घोड़े पर मालिक का निशान लगाने की प्रक्रिया थी। इन द मुगल सिस्टम, चेहरा ए तमगा was the process of branding the owner's mark on the horse. दूसरा, the हुलिया system was developed for the identification of soldiers and मनसबदार्स। हुलिया नीति सैनिकों और मनसबदारों की पहचान करने के लिए विकसित की गई थी। ठीक है, शायद ये नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं। और तीसरा, विशिष्ट जाट सेना अकबर के समय में पहली बार दरबार में औपचारिक रूप से शामिल की गई थी। द स्पेशल जाट आर्मी वॉज फॉर्मली इंक्लूडेड इन द कोर्ट ऑफ द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग अकबर्स रीजन। तो अकबर की सेना में इस प्रकार की कोई आर्मी अवेलेबल नहीं थी जिसको विशिष्ट जाट सेना के रूप में चिन्हित किया जाए। ठीक है, और हुलिया नीति सैनिकों और मनसबदारों की पहचान के लिए विकसित की गई थी, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। मुगलों में चेहर या चेहरा ए तमगा एक्चुअल में घोड़े पर मालिक का निशान लगाने की प्रक्रिया थी, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, वो जो ब्रांडिंग सिस्टम था वो था। तो यहाँ पर 1 और 2 स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 में आप आंसर ले सकते हो 1 और 2 सही। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? अकबर के किला निर्माण कार्यक्रम के बारे में है। ठीक है, अकबर फोर्ट कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम। अब फोर्ट का मतलब क्या है? जो उसके अलग अलग इंटरनल आउटर फोर्ट होते थे उसके बारे में, है ना। पहला, अकबर का आगरा का किले का निर्माण अकबर ने लाल बलुआ पत्थर से कराया। अकबर हैड द आगरा फोर्ट कंस्ट्रक्टेड विद रेड सैंडस्टोन, बिल्कुल सही। आगरा के लाल किले के नाम से 2 किले फेमस है। पहला दिल्ली में है, दिल्ली का, और एक आगरा का। तो आगरा का बनवाया था अकबर ने और दिल्ली का शाहजहां ने, है कि नहीं। चलिए, तो स्टेटमेंट करेक्ट है पहला वाला। दूसरा, यह किला शेरशाह द्वारा निर्मित पुराने किले पर बनाया गया था, ये भी स्टेटमेंट सही है। शेरशाह सूरी ने जहां पर पुराना किला बनाया था उसी को तोड़ करके फिर यहाँ पर या उसी के उसमें बनाया गया था, उसी के प्रांगण में। और तीसरा, फतेहपुर सीकरी का जहांगीरी महल अकबर ने अपनी राजपूत रानी के लिए बनवाया था। द जहांगीरी महल इन द फतेहपुर सीकरी वॉज बिल्ट बाय अकबर फॉर हिज राजपूत क्वीन। अब देखिए, ये तीसरा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि जहांगीरी महल नहीं था उसका नाम था जोधा महल। वो जोधा महल के नाम से जाना गया था। ठीक है, तो यहां पर केवल 1 और 2 स्टेटमेंट करेक्ट होगा और तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक, और ऑप्शन में अवेलेबल है ए, 1 और 2 करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 में। ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है। अकबर के समय विदेशी यात्रियों की उपस्थिति के बारे में है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स ड्यूरिंग अकबर्स टाइम। पहला, फादर मोंसेराट अकबर के समय में आया था। फादर मोंसेराट केम ड्यूरिंग अकबर्स टाइम। ये हमको पता है कि अकबर के समय पर एका बीबा और मोंसेराट, है ना, और इसके अलावा 3 बार मिशनरी या जेसुइट मिशन 3 बार आया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है पहला वाला। दूसरा, मोंसेराट ने अकबर के दरबार पर विस्तृत यात्रा वृत्तांत लिखा। फादर मोंसेराट रोट अ डिटेल्ड ट्रेवलॉग अबाउट अकबर कोर्ट। ये भी स्टेटमेंट सही है कि अकबर के बारे में उसने अपने लेख में लिखा है। और तीसरा, अकबर ने मोंसेराट को आगरा में ईसाई गिरजाघर का निर्माण की अनुमति दी। अकबर ग्रांटेड परमिशन टू मोंसेराट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्रिश्चियन चर्च इन आगरा। तो ऐसा कोई भी उसने परमिशन नहीं दिया था, याद रखिएगा। तो आगरा वगैरह में कहीं पे उसने चर्च बनाने की अनुमति नहीं दी थी। यहाँ पर 1 और 2 सही है, बी ऑप्शन में अवेलेबल है। ठीक, तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक,
तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी सही है, 1 और 2। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा मनसब प्रणाली की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फीचर ऑफ द मनसब सिस्टम? तो अगेन यहां पर मनसबदारी से क्वेश्चन है। पहला, मनसबदार को निर्धारित संख्या में घुड़सवार प्रस्तुत करने पड़ते थे। द मनसबदार हैड टू प्रेजेंट अ फिक्स्ड नंबर ऑफ हॉर्समैन। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही। ठीक है, वो एक निश्चित उनको घुड़सवार दिए जाते थे और उनको प्रेजेंट करने के लिए इंस्पेक्शन होता था जब भी उनको पूछा जाए। दूसरा, मनसबदारों की वरिष्ठता जाट और सवार संख्या पर निर्भर करती थी। द सीनियरिटी ऑफ मनसबदार डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ जाट एंड सवार। बिल्कुल सही। तीसरा, मनसबदार अपने जागीर में स्थायी सेना रख सकते थे। मनसबदार कुड कीप अ परमानेंट आर्मी इन देयर जागीर्स। अब मनसबदार सेना रखता था लेकिन वो उसकी परमानेंट आर्मी नहीं होती थी, याद रखिएगा। डी भी पढ़ लेते हैं पहले। मनसबदारों को एक ही सूबे में रखने के लिए नियम बनाए गए थे। रूल वर मेड टू कीप मनसबदार इन दी सेम सूबा। अब यहां पर आप समझिएगा एक चीज, मनसबदारों को एक ही सूबे में रखने के लिए नियम बनाए तो गए थे लेकिन निश्चित समय के लिए, लेकिन निश्चित समय के लिए। ठीक है, तो निश्चित समय में इनको एक जगह पर रखा तो जाता था। तो ये आंशिक रूप से सत्य है, हालांकि इसको बाद में फिर ट्रांसफर भी करते थे। लेकिन जो ये वाला स्टेटमेंट है कि अपने जागीर में स्थायी सेना रख सकते थे, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ये भी बहुत सही नहीं है, थोड़ा सा इसमें भी मिस्टेक है या कमियां हैं। लेकिन जो ज्यादातर जो 100% अगर आपको आंसर लेना है तो फिर आपको ये लेना पड़ेगा सी स्टेटमेंट के हिसाब से। तो 20 में सी आपको आंसर लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए अगले सवाल की तरफ। अकबर की भाषा और साहित्य नीति। पहला स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट आपको सामने है, तो उसमें से आपको सही स्टेटमेंट का चुनाव करना है। पहला, फारसी को प्रशासनिक भाषा बनाना अकबर के समय पूरी तरह औपचारिक किया गया। मेकिंग पर्शियन द एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज वाज फुली फॉर्मलाइज्ड ड्यूरिंग अकबर्स रीजन। तो स्टेटमेंट तीनों पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम इस पे विचार करेंगे। दूसरा, संस्कृत ग्रंथों के फारसी अनुवाद का कार्य अकबर के आदेश पर शुरू हुआ। द ट्रांजिशन ऑफ संस्कृत टेक्स्ट the translation of Sanskrit text into Persian began at Akbar's command। और तीसरा, तुलसीदास ने रामचरितमानस अकबर के दरबार में बैठकर लिखा। तुलसीदास wrote the रामचरितमानस while sitting in Akbar's court। अब देखिए तीसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अकबर के समय पर तो थे, लगभग 1532 के आसपास तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा अकबर के काल में। लेकिन कहां लिखा? बनारस। बनारस में कहां पर? 80 घाट। 80 घाट जो आज के डेट में तुलसी घाट के नाम से फेमस है कि नहीं? तो तीसरा स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। दूसरा, संस्कृत ग्रंथों के फारसी अनुवाद का कार्य अकबर के आदेश पर शुरू हुआ, ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है। और पहला, फारसी को प्रशासनिक भाषा बनाना अकबर के समय पूरी तरह औपचारिक किया गया, यह भी स्टेटमेंट करेक्ट है। फारसी पूर्णतः अकबर की राजकीय भाषा थी और ये है ना अकबर के समय पे ही वो हुआ था। तो 1 और 2 दोनों सही हैं, तो ये ऑप्शन हमारे लिए अवेलेबल हो जाएगा आंसर के रूप में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 में ए आंसर करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अब यहां पर म्यूजिकल एस्पेक्ट ऑफ अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार का संगीत संबंधी पहलू आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मतलब अकबर के दरबार में जो संगीत से रिलेटेड चीजें हैं उस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला, अकबर स्वयं नक्कारा वाद्य बजाने में अभ्यस्त था। अब अकबर हिमसेल्फ वाज स्किल्ड एट प्लेइंग द नक्कारा इंस्ट्रूमेंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? नक्कारा। ठीक है। दूसरा, उसके समय संगीत पर नूर सिफर की रचना हुई। द बुक नूर सिफर ऑन म्यूजिक वाज कंपोज्ड ड्यूरिंग हिज टाइम। देखिए ये जो संगीत पर बुक है ना नूर सिफर, ये लिखी गई है सल्तनत काल में।
सल्तनत काल की बुक है। ठीक है, हालांकि ये मुगल काल में भी बड़ी प्रचलित थी, लेकिन लिखा कब गया है? सल्तनत काल में। तो दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और तीसरा, अकबर ने संगीतज्ञों का को प्रशासनिक पद देने से इनकार किया था। अकबर रिफ्यूज टू गिव एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन टू म्यूजिशियन। अब ऐसा कोई जिक्र नहीं है। अकबर ने तो बहुत अपने कवियों को, म्यूजिशियंस को प्रशासन में रखा हुआ था ऑलरेडी। तो 1 और 3 सही हो जाएगा, बी गलत है दूसरा वाला। तो 1 और 3 ऑप्शन में कहाँ अवेलेबल है? तो यहां पर तो कोई अवेलेबल है ही नहीं। तो हम एक काम करते हैं, तो डी को हम बना देते हैं 1 और 3। ठीक है, आप आंसर पे अडिग रहिए। क्वेश्चन नंबर 22 में केवल डी ऑप्शन ले लीजिएगा, 1 और 3। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप संगीत के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप उसको पढ़िएगा। फिलहाल यहां पर आपको आंसर लेना है। एक पहला वाला सही है, तीसरा सही है, दूसरा वाला गलत है। ठीक, चलिए 23 क्या है क्वेश्चन? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अकबर्स कैंपेन्स। अब अकबर के विजय अभियान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला, अहमदनगर के विरुद्ध उसका पहला अभियान हुसैन निजाम शाह के काल में हुआ। तो हुसैन निजाम शाह के साल में अकबर जो है अहमदनगर में अटैक किया था क्या? बिल्कुल, उस समय पर हुसैन निजाम शाह ही वहां का राजा था, नवाब। दूसरा, चांद बीबी ने अकबर के विरुद्ध बीजापुर की रक्षा में प्रमुख भूमिका निभाई। चांद बीबी प्लेड लीडिंग रोल डिफेंडिंग बीजापुर अगेंस्ट अकबर। अब यहां पर चांद बीबी जो है वो अकबर के खिलाफ लड़ी जरूर थी, लेकिन किसको बचाते हुए? अहमदनगर को, ना कि बीजापुर को। तो ये अहमदनगर की शासिका थी, ना कि बीजापुर की। तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तीसरा, द मिर्जा डायनेस्टी रिवोल्टेड अगेंस्ट अकबर सीज पावर। अकबर के विरुद्ध मिर्जा वंश ने सत्ता प्राप्ति हेतु बगावत करी थी। तो यहां पर मिर्जा जो थे ना, वो अकबर के खानदान के लोग थे, जो अपने आप को ओरिजिनल वारिस समझते थे अकबर के साम्राज्य का। तो उन्होंने रिवोल्ट करा था। तो स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर 1 और 3 करेक्ट है और 2 गलत हो जाएगा। ऑप्शन में ए में अवेलेबल है 1 और 3 करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकबर्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। अकबर के प्रशासनिक सुधार के संदर्भ में क्या आपको दिया गया क्वेश्चन? ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आंसर तक हम पहुंचते हैं। पहला, अकबर ने वाकिया नवीस की नियुक्ति की जो दरबार की घटनाएं लिखते थे। अकबर अपॉइंटेड वाकिया नवीस हु यूज्ड टू राइट द इवेंट्स ऑफ द कोर्ट। तो ये वाकिया नवीस तो पहले से था, लेकिन अकबर के समय पे भी था। तो स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा, मदद ए दीवान साम्राज्य के धार्मिक विभाग के प्रमुख होते थे। दी मदद ए दीवान यूज्ड टू बी द हेड ऑफ द रिलीजियस डिपार्टमेंट ऑफ द एम्पायर। तो यहां पर देखिए जो दूसरा स्टेटमेंट है, धार्मिक विभाग में मदद ए दीवान, ऐसा कोई स्टेटमेंट तो हमको अवेलेबल नहीं है, या ऐसा कोई सोर्स मिला नहीं है। तो स्टेटमेंट अपन गलत ले सकते हैं। और तीसरा, सूबों को सरकारें और सरकारों को परगने में बांटना अकबर के समय औपचारिक रूप से स्थापित हुआ था। हालांकि सरकार व्यवस्था जो थी वो बेसिकली शेरशाह सूरी ने स्टार्ट करी थी, जो जिलों के जैसे होती थी। लेकिन सूबों को सरकारें और सरकारों को परगनों में बांटना अकबर के समय पर स्टार्ट हुआ था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जैसे साम्राज्य है, साम्राज्य बटा हुआ था सूबों में, सूबा, सूबा यानी कि राज्य, सूबा बटता था सरकार में, और सरकार बटता था परगना में। ठीक है, ठीक। तो यहां पर 1 और 3 अगेन हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा, और सी ऑप्शन में अवेलेबल है 1 और 3। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है सी, 1 और 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, अकबर के सिक्का प्रणाली के संबंध में क्वेश्चन है। स्टेटमेंट रिगार्डिंग अकबर्स कॉइनेज सिस्टम। पहला, ही कंटिन्यूड द सिस्टम ऑफ रुपी एंड दाम स्टार्टेड बाय शेरशाह। उसने शेरशाह द्वारा शुरू की गई रुपया एवं दाम प्रणाली को जारी रखा। यह स्टेटमेंट सही है।
क्योंकि रुपया और दाम उसके समय पर अवेलेबल होते थे। दाम जो होता था वो तांबे का होता था और रुपया जो होता था वो होता था चांदी का। दूसरा, अकबर ने अपने चित्र वाले सिक्के चलवाए। अकबर इशूड कॉइन ब्रिंग हिज ओन पोर्ट्रेट, ये ऐसा कोई सिक्का तो अवेलेबल नहीं था। और तीसरा, ताम्र धातु के सिक्कों पर अरबी लिपि में आयतें अंकित की गई थी। वर्से वर इंस्क्राइब्ड इन अरेबिक स्क्रिप्ट कॉपर कॉइन, ऐसा भी कोई सिक्के उसके अवेलेबल नहीं है, और खास करके अरबी लिपि में। ठीक है, तो केवल एक ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट है, ओनली वन इज करेक्ट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। महाराणा प्रताप और अकबर के संघर्ष के संबंध में क्वेश्चन दिया गया है। पहला, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ। द बैटल ऑफ हल्दी घाटी टुक प्लेस इन 1576, बिल्कुल करेक्ट। इन दिस बैटल अकबर हिमसेल्फ लीड द आर्म्स आर्मीज, इस युद्ध में अकबर ने स्वयं सेनाओं का नेतृत्व किया। देखो, जब अकबर की सेना हारने लगी तो मानसिंह ने और उनके जो सिपाही थे उन्होंने ये तय किया कि अकबर के डमी को बुला करके या उसके बहरूपियों को बुला करके उस युद्ध को मैनिपुलेट किया जाए और उसके आने से हो सकता है कि हम युद्ध जीत जाए। तो अकबर के एक बहरूपियों को ऐसे हाथी में उठा करके लाया गया था, लेकिन अकबर खुद नहीं आया था भैया, तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा, महाराणा प्रताप ने युद्ध के बाद भी मेवाड़ का अधिकांश क्षेत्र पुनः प्राप्त किया। इवन आफ्टर द बैटल महाराणा प्रताप रिक्वायर्ड मोस्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ मेवाड़, बिल्कुल करेक्ट। भले ही वो युद्ध में उनको पलायन करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने युद्ध जारी रखा और अधिकतर क्षेत्रों को वापस से जीता। तो 1 और 3 फिर से यहाँ पर अवेलेबल है हमारे लिए बी ऑप्शन में। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है बी, 1 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, कंसीडर एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स कीपिंग ड्यूरिंग अकबर्स टाइम, अकबर के समय प्रशासनिक अभिलेखों पर विचार करें। पहला, अंडर दी दस्तकारी सिस्टम देयर वॉज अ ट्रेडिशन ऑफ कीपिंग डबल कॉपीज इन ऑफिस, दस्तकारी प्रणाली के तहत दफ्तरों में दोहरी प्रतिलिपि रखने की परंपराएं थी। अब यहां पर ये जो दस्तकारी प्रणाली थी, यानी कि एक प्रकार से दस्तक सिस्टम, उसमें दफ्तरों में जो भी उनके रिकॉर्ड्स होते थे उसको उसकी 2-2 कॉपी बना करके रखी जाती थी। परंपरा अकबर के समय पे थी, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मीर मुंशी मुहरबंदी और राजकीय दस्तावेजों की भाषा शुद्धता दिखता था। मीर मुंशी लुक्ड आफ्टर सीलिंग एंड द करेक्टनेस ऑफ द लैंग्वेज ऑफ रॉयल डॉक्यूमेंट्स, ये भी सही है। ये जो पद था मीर मुंशी का, इसका यही काम था कि मुहरबंदी करे, यानी कि किसी चीज पर मुहर लगाए, और राजकीय दस्तावेजों की भाषा की शुद्धता को वो जांचे। और तीसरा, अभिलेखों के संरक्षण हेतु कागज की जगह ताम्रपत्र का भी प्रयोग करते थे। तो यहाँ पर किसी प्रकार के कोई ताम्रपत्र का प्रयोग नहीं किया जाता था, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर 1 और 2 हमारे लिए अवेलेबल है सही आंसर के रूप में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है 1 और 2। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, थोड़ा बड़ा है शायद, थोड़ा नीचे कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? अकबर के समय व्यापार और वाणिज्य के बारे में क्वेश्चन है। पहला, अकबर ने सर्वप्रथम सीमा शुल्कों को संकेंद्रित किया और अनावश्यक स्थानीय करों को समाप्त किया। अकबर वॉज द फर्स्ट टू सेंट्रलाइज कस्टम ड्यूटीज एंड एबोलिश अननेसेसरी लोकल टैक्स, ये स्टेटमेंट सही आप ले सकते हो। दूसरा, गुजरात विजय के बाद अकबर को मुगल साम्राज्य के पश्चिमी समुद्री व्यापार पर पूर्ण नियंत्रण मिला। आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात, अकबर ऑब्टेन कंप्लीटली कंट्रोल ओवर द वेस्टर्न मैरीटाइम ट्रेड ऑफ द मुगल एम्पायर। अब जो गुजरात का हिस्सा है, गुजरात का हिस्सा ये बेसिकली कहां पर है ना, ये पश्चिमी समुद्री व्यापार वाला एरिया है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट सी रीजन वाला है। तो यहां पर जो व्यापार होगा इस साइड पर, वो किसके हाथों होगा? अकबर के हाथों। तो स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और तीसरा है, रेशम और काली मिर्च का व्यापार अकबर के समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुगल अर्थव्यवस्था की पहचान बन गया। द ट्रेड इन द सिल्क एंड ब्लैक पेपर
become the identity of the Mughal economy at the international level during the Akbar's time. तो यहाँ पर ब्लैक पेपर और रेशम ऑलरेडी पहले से भारत से बहुत ज्यादा तरीके से बहुत ज्यादा मात्रा में जाता था, खासकर काली मिर्च। तो ये अकबर के समय की बहुत बड़ी खासियत तो नहीं है, पहले से था। तो यहाँ पर अगेन हमारे लिए एक स्टेटमेंट सही है, दो स्टेटमेंट सही है, ए ऑप्शन में अवेलेबल है। एक और दो दोनों करेक्ट। ठीक है, चलिए 28 के बाद अगला आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 29th। अबाउट अकबर सक्सेशन एंड किंगशिप, अकबर के उत्तराधिकारों और राजसत्ता के संबंध में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला, अकबर ने प्रारंभ में सलीम को उत्तराधिकारी घोषित किया था। अकबर हैड इनिशियली डिक्लेयर्ड सलीम इज द सक्सेसर। तो ये स्टेटमेंट क्या सही है? अकबर ने शुरुआत में अपने बेटे सलीम यानी कि जहांगीर को अपॉइंट किया था उत्तराधिकारी के रूप में, बिल्कुल सही। दूसरा, ड्यू टू जहांगीर्स कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल एंड ओपियम अकबर हैज स्टेट टू डिक्लेयर हिम एज सक्सेसर। जहांगीर के शराब और अफीम सेवन के कारण अकबर उसे उत्तराधिकारी घोषित करने में संकोच करता था। अब ये जहांगीर था, ये बचपन से बिगड़ गया था ना, ये बिगड़ा हुआ बच्चा था। तो उसको अकबर ने सुधारने के लिए मानसिंह के अंडर रखा और उसको काबुल, कांधार बहुत सारे अभियानों में भेजा। ठीक है, लेकिन ये सुधरा नहीं आखिर तक, ये बहुत बड़ा शराबी नशेड़ी था। ठीक है, आखिर तक वैसा ही रहा। और अकबर और मानसिंह दोनों चाहते थे कि जहांगीर का जो बेटा है, कौन? खुसरो, वो गद्दी पर बैठ जाए। ठीक है, तो ये सही स्टेटमेंट है, दूसरा वाला भी। और तीसरा, अकबर की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का युद्ध हुआ जिसमें खुसरो शाह को बादशाह बनाया गया। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। अकबर के मृत्यु के बाद कोई उत्तराधिकार का, हाँ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, मान सिंह और बाकी लोगों ने मिलकर के प्रयास किया था, लेकिन ऐसा कुछ सफल हो नहीं पाया। तो और खुसरो बादशाह भी नहीं बना था। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा गलत है ना। तो एक और दो, ए में ही अवेलेबल है एक और दो आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 में ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम सवाल, क्वेश्चन नंबर 30। अकबर के रकाब खाना व्यवस्था से संबंध में क्या क्वेश्चन पूछा है? रिगार्डिंग अकबर्स रकाब खाना सिस्टम। पहला, रकाब खाना शाही अस्तबल तथा हथियार रख रखाव का स्थान था। क्या अकबर, ये बेसिकली जो इसको अपन कोत बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में कोत होता है जो, है ना, आर्मरी, उसको रकाब खाना बोलते थे। ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, यह ईरानी परंपराओं से प्रभावित एक सैन्य तकनीकी संस्था थी। इट वॉज मिलिट्री टेक्निक इंस्टीट्यूशन इन्फ्लुएंस्ड बाय इरानियन ट्रेडिशन। तो ईरानियों से इसका कोई संबंध तो नहीं था। और तीसरा, इसका प्रमुख रकाबदार कहलाता था, जो बाद में मनसबदारों की श्रेणी में भी आता था। इट हैड वॉज कॉल्ड द रकाबदार, its head was called the रकाबदार, who later also belonged to the category of मनसबदार। तो बाद में उसको मनसबदार तो दे देंगे क्योंकि वो अधिकारी था। तो इसलिए एक और तीन इसमें करेक्ट है, दूसरा गलत है। तो सी ऑप्शन में अवेलेबल है 1 and 3 इज करेक्ट। ठीक, तो ये आज के अकबर से रिलेटेड आपके समक्ष हमने 30 सवालों पे चर्चा करी और कोशिश किया कि 30 के 30 सवाल जो है आपके बहुत सारे मल्टीपल सवालों से बने मिल करके, और हर एक क्वेश्चन से 2-2, 3-3 अलग अलग स्टेटमेंट निकाले गए, और ताकि आपके आने वाले जो पेपर में कोई ऐसा स्टेटमेंट आए जो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो, थोड़ा डीप में आ जाकर के पूछे, तो वहां पर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। ठीक है, तो कोशिश थी कि एक अच्छा प्रेजेंटेशन आपके सामने रखें। और आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।